फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कई मसाइल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर किरण रिजिजू के लिखे आर्टिकल की तनकीद की। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में जमात इस्लामी की इजाजत करने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप सच लिख सकते हैं यहाँ इस रियासत में? क्या आपका मीडिया फ्री है? बताइए। अगर आपका मीडिया फ्री नहीं है और सिर्फ वही चीज़ लिखेगा जो सरकार चाहेगी, फिर कौन जिम्मेवार है इसका? या तो उस जर्नलिस्ट को उठ के इसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए। वो सब चुप हो गए, खुद चुप हो गए और बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। कभी तो कसूर है, उनके कसूर को क्यों भूल जाते हैं? अगर वो सच लिखते कि क्या हमारी हालत है, कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कि क्या हो रहा है, तो हम मानते कि हाँ ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मगर इन पे इतना दबाव है, इस दबाव में वो दब गए। मेरे धर्म में ये है और सारे धर्मों में ये होगा कि जब कोई इंसान चला जाता है उसकी अच्छी बातें ही बयान की जाती है, बाकी वो भगवान के हाथ में है, उसका इंसाफ वहाँ होगा। जो कर रहे हैं, क्या जवाहरलाल ने कुछ नहीं किया? क्या इस मुल्क में सुई, जो हम सुई वो भी विलायत से आती थी? क्या जवाहरलाल ने यहाँ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लाया? आज जो एटॉमिक बम की हम बात कर रहे हैं या एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो ट्रम्बे जो है इंस्टीट्यूट बम्बई में, वो कब आया? क्या जवाहरलाल के वक्त में नहीं आया? IITs जो हैं, इस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो आए, किसके वक्त में आए? जवाहरलाल के वक्त में। उसको आप उंगलियां उठाएं, कल ये भी होंगे उधर बैठे हुए, तब क्या लगेगा इनको जब इनके खिलाफ उंगलियां उठाई जाएगी? हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जवाहरलाल 17 साल उसने इस देश को बनाया और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में कायम किया। याद है आपको? नॉन अलाइन मूवमेंट, डर गए अंग्रेज और अमेरिका, सारे डर गए। एक पावरफुल मूवमेंट तैयार की। कौन थे उसमें? स्टार्ट करें, जवाहरलाल, इंडोनेशिया, चाइना का चौ एन लाई, टीटो यूगोस्लाविया का, नासिर इजिप्ट का था, पंचशील था। हम भूल गए? क्या हम भूल गए? यहाँ पे हम लोग सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से आता था ट्रूमन प्लान के नीचे, जो हमारे मवेशी नहीं खा सकते थे, वो हमें आता था। किसने किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन? इंदिरा गांधी ने। आज हम सर उठा के ये कहते हैं हम न खाते हैं बल्कि सारी दुनिया को खिलाते हैं। ये किस तरह हुआ? ये आसमान से हुआ। हमें ये नफरतें छोड़ देनी चाहिए, हमें ये गलत प्रोपेगेंडा छोड़ देना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग लीडरों को याद करना चाहिए। हमें किसी का फर्क नहीं करना चाहिए। कल ये भी उधर बैठे होंगे, कैसा लगेगा इनको जब इनके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके मीडिया से कि ये चीजें छोड़ दीजिए, ये तोहमतें लगाना छोड़ दीजिए। कैसे बचा? ये तो पाकिस्तान चला जाता। किसने यहां फौज भेजी? जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर था, ये कभी भूलिए मत। तब हम बचे, नहीं तो हम पाकिस्तान में होते आज। ये मत भूलिए। बड़े मुश्किल वक्त में पुंछ को बचाने के लिए याद रखिए, उनको उड़ी में बंद करना पड़ा और पुंछ की तरफ आना पड़ा कि पुंछ बच सके, नहीं तो पुंछ और रजौरी और सारा
गया हो। ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को सही तरीके से बयान करें। आज अगर हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं तो उस मेहरबानी से। जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये लोग टेरर फंडिंग करते थे, तो आप कैसे इसको देखते हैं साहब? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जो आज ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब भुट्टो मारा गया, उसको फांसी चढ़ा दिया गया, जमाती सारी प्रॉपर्टीज को मिटाया गया कश्मीर में, है सच सरदार साहब? पैसा कहाँ से आया? सऊदी अरेबिया ने पैसा भेजा इनको। और किसने वो अलाउ किया? उस वक्त मोरारजी देसाई भाई साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त अगर ये भारतीय थे, आज ये पाकिस्तानी कैसे बन गए, टेररिस्ट कैसे बन गए? क्या ये उनको फंड नहीं दे रहे हैं, उनको खड़ा नहीं कर रहे हैं जो पहले पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे? नहीं दे रहे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनके पास पाकिस्तान का पैसा आता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। उनके यहां से प्राइम मिनिस्टर का फंड आता था, वो यहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन्हीं लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर जब वक्त आएगा मैं आपके सामने वो सब नाम ला दूंगा, बताऊंगा जिनको उन्होंने फंड नहीं दिया, सिर्फ इस जमात को खत्म करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने एनसी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से मुंसलिक रहेंगे और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। There is no resignation. यही तो गलत फहमी है। आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी में इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें आपको भी हक है, इनको भी हक है, किसी को भी हक है कि वो सदारत के लिए अपने कागज भर सकता है। फिर पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो चूज करेंगे। मैं 86 हूँ साहब, मेरे पास अब वो दम नहीं रहा जो मैं 20 साल पहले था, मगर तब भी भागता हूँ तब तक वो रखेगा। मगर अब मैंने एहसास किया कि मेरी जिंदगी में इसमें आप दूसरा आना चाहिए। मैं जिंदा हूं तो उसकी मदद कर सकता हूं। मैं जा नहीं रहा हूं, बल्कि जो आने वाले इलेक्शन उसमें मैं इलेक्शन लड़ूंगा, भागने वाला नहीं हूं। मैं तो इस वतन का हिस्सा हूं। तो फिर ये जो गलत फहमियां, इस गलत फहमियों को दूर कीजिए। हमारे यहां हर एक को हक है आए और लोगों के लिए भला करें। स्कूल एजुकेशन कश्मीर के डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन का कहना है कि कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। उनका कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियां मौसमी हालात के ताबे होती है। उन्होंने हरारती इंतजामात और फीस के बारे में भी बात की। क्या वाकई ये स्कूलों की छुट्टियां नहीं करेंगे? हमारे उस्ताद साहिबान बड़े परेशान हो। ये पता नहीं कहाँ से फैल गया। देखिए, हमने भी पढ़ा है, यहाँ सबों ने पढ़ा है, कब 15 नवंबर को छुट्टियां होती थी विंटर वेकेशन। इसको बाखामखा मसला बनाया। मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि दिस विंटर सबसर्वेंट टू द वेदर कंडीशंस। जैसे ड्यूकाम साहब ने भी परसों बताया, जब भी बर्फ़ हो जाएगी, जब माइनस टेम्परेचर हो गया है, तो वी विल टेक ए डेफिनेटली ए कॉल। एज ऑफ नाउ मौसम ठीक है। 2-2.5 साल के बाद हमारे स्कूल खुले। वी हैव जो बच्चे हैं उनके पास लर्निंग गैप्स रही है। वी आर डूइंग रेमिडियल टीचर्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो जो लर्निंग गैप्स है उसको हम ओवरकम करेंगे। गुरेज में बर्फबारी हो गई, वहाँ काफ़ी बर्फ़ है। कल वहाँ से एक दिन पहले हमने एक स्टोरी की, इंतज़ामात नहीं है प्राइमरी सतह पे, गर्मी के इंतज़ामात होने चाहिए। देखिए, वहाँ लोकल हमने वहाँ के लोग
और सीईओ को हमने कहा हुआ दैट विल बी ए लोकल कॉल, दैट विल नॉट बी ए जनरलाइज्ड कॉल। नॉट टेकन इट हाँ, उनको हमने जहाँ वो एडहाप इंस्टीट्यूशन और जाडियोस गुरेज है, उनको हमने कहा है जो भी एरियाज़ डिसकनेक्ट होते हैं आप बच्चों को कहिए कि स्कूल नहीं जाना है। उन एरियाज जो डिसकनेक्ट होते हैं वहाँ हमने, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहाँ हर स्कूल में लगड़ी की बुखारियाँ हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस में, हायर सेकेंडरीज वहाँ गैस बुखारियाँ हैं। वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज। और जो कट ऑफ एरिया हो गए जहाँ बच्चा नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जाती है, उस तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो नहीं जाएंगे। फंड्स हैं उनके पास? फंड्स आर ऑलरेडी देयर, वी हैव ऑलरेडी, जो हमारे प्लान होते हैं उसमें ऑलरेडी फंड्स उनके पास है एंड दोज ऑल फंड्स आर रिलीज्ड, उनके पास वो है। डायरेक्टर एजुकेशन का कहना है कि वालिदैन को सर्दियों के दौरान स्कूलों की सिर्फ ट्यूशन फीस अदा करनी होगी और सर्दियों में बस की फीस नहीं ली जाएगी और न अदा की जाएगी। पढ़ना होगा भी पेरेंट्स को। विंटर में देखिए, विंटर में आप बच्चों को टीचर्स को सैलरी देनी होती है, जो ट्यूशन फ़ी होता है वो उनको भरना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ी उसमें नहीं भरना है क्योंकि दे वो भी एट फैसिलिटी। लेकिन विंटर में हमें प्राइवेट टीचर्स को भी सैलरी देनी है, इसलिए जो ट्यूशन फ़ी होता है वो विंटर में भी देना। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवंबर के आखिर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा और कोई बड़ी बर्फबारी नहीं होगी। माहिर मौसमियात मोहम्मद हुसैन मीर का कहना है कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर मौसम आमतौर पर अबरालूद है और वादी में कुछ मकामात पर हल्की बारिश होने के इम्कानात मौजूद है। उन्होंने कहा कि पेशेंगोई के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात हैं। आज जर्नली क्लाउडी स्काई थ्रू आउट J&K रहेगा कल मॉर्निंग तक। इसमें हायर रीचेस पे वेरी लाइट स्नो, लाइट नहीं वेरी लाइट स्नो के चांसेस हैं, आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस, यानी कि 25 से 50% के बीच में ही। लोअर रीचेस पे जो मैदानी इलाके हैं 90% ड्राई ही रहेगा, एक दो जगह आइसोलेटेड हल्की रेन या बर्फ़ हो सकती है। बाकी कल से जो मौसम है इंशाल्लाह और हम अगले 10 दिन के लिए कोई वेदर सिस्टम नहीं है, खुशगवार मौसम होगा। दिन में अच्छी धूप होगी, रात को थोड़ा ठंड महसूस होगी क्योंकि क्लियर स्काई नाइट्स होंगे, तो 1-2 डिग्री माइनस टेम्परेचर जाएगा, नॉर्मल से 2 डिग्रियाँ कम रात को, लेकिन दिन में 2 डिग्रियाँ नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए एक खुशगवार मौसम मिलेगा अगले 10 दिन के लिए। ये है मीटरोलॉजिकल सेंटर से हमारा ताज़ा जो हमारी आज की एनालिसिस हुई आज सुबह के, सिवाय आज के छोड़ कर। आज मैदानी इलाकों में तो ड्राई रहेगा, अपर रीचेस में हल्की सी बर्फबारी या रेन होगी, लेकिन कल से 10 दिन के लिए बिल्कुल ड्राई वेदर होगा इंशाल्लाह। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, अब लोगों को भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। सर्दी में बहुत सारी मुश्किल, लेकिन हमारे यहाँ सर्दी अच्छी भी है। अब इंशाल्लाह ताला आगे बर्फबारी भी होगी, उससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लेकिन लोगों को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा पावर वावर रखे और लोगों के थोड़े वो मुश्किलात हल करें। मौसम ख़राब होने के और भी चांसेस है, शायद बर्फबारी भी हो। अब लोगों को मोहतात रहना चाहिए, बच्चों को कपड़े पहनाना चाहिए अच्छी तरह से। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पावर की थोड़ा दिक्कत है, हमें पावर के ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो लोड शेडिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, और अगर होगी भी अपने टाइम पर, क्योंकि टाइम का कोई कभी किसी वक्त होती है, कभी किसी वक्त होती है, हमको ये मालूम नहीं रहता कब होगी। वर्ल्ड हेरिटेज हफ्ता आज से शुरू हो गया है। श्रीनगर में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कश्मीर के सकाफती विरसे और म्यूजियम में मौजूद नवादरात के बारे में जानने के लिए SPS म्यूजियम श्रीनगर का दौरा किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने यहां SPS म्यूजियम में प्रोग्राम का आगाज किया और तलबा पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के विरसे को जानने में दिलचस्पी पैदा करें। अगर हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को जानना है तो ये मतलब रेकमेंडेड होना चाहिए लोगों के लिए कि वो यहाँ आए और जाने, क्योंकि बुक्स पे पढ़ा जा सकता है लेकिन देखना भी ज़रूरी है, किसी चीज़ को देखना भी ज़रूरी होता है। पिक हम देखते हैं समझ आता है, इधर आना है देखना है, कॉइन्स जो
ग्रीक कॉइन्स हमें यहाँ देखने को मिली, बहुत चीज़ें डिफरेंट दौर के हमें देखने को मिली। यहाँ आना चाहिए, देख लेना चाहिए। आज से जो वर्ल्ड हेरिटेज डे वीक शुरू हुआ है, तो वी हैव स्टार्टेड सेंडिंग आवर स्टूडेंट्स टू दिस म्यूज़ियम, ताकि उनको पता चले कि हमारी हेरिटेज क्या है और एक एक्सपोजर विजिट हो जाए। स्कूल से बाहर चार दीवारों से निकल के उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा और एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हमारे पास क्या हेरिटेज है, हिस्ट्री क्या है, हमारे पास आर्टिफैक्ट्स क्या है, कहाँ से आया है। जम्मू कश्मीर में सनत को और हुकूमत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात उसवार करने के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। JPDCL की तरफ से मुनक्किदा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस के मौके पर सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल, मुख्तलिफ सनती अंजुमनों के सदूर मौजूद थे। न्यूज़ 18 से ख़ुसूसी बातचीत करते हुए हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सनत और तिजारत प्रशांत गोयल ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल बदल रही है। हुकूमत मौजूदा सनतों के साथ साथ नई सनतों को भी फरोग देने के लिए सहूलियात फराहम कर रही है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, दे आर फर्स्ट इन द स्टेट जिन्होंने ऐसे मैक्सिमम जो इन्होंने ऑनलाइन कर दी है। तो उसके लिए हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं सारी ऑनलाइन हो गई हैं। उससे जो फेस टू फेस कांटेक्ट करना होता, लोगों को विजिट करना पड़ता, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। जितने इंसेंटिव्स हैं, जितनी रजिस्ट्रेशन है, सारी ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं हमारे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जब भी हमारा कोई भी फॉल्ट कहीं पे पड़ता है तो इमीडिएट वो रिस्पॉन्स करते हैं। 370 खत्म होने के बाद अब माहौल बदल गया, जिस तरह से आपने बात भी कही। ऐसा जी 370 के बाद तो माहौल बदला है, क्योंकि पहले क्या होता है कि ऑफिसर्स जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं उनको भी काम करने का मौका नहीं मिलता था। अंडर प्रेशर जैसे डेडिकेटेड फीडर से उसमें जब जरूरत पड़ी डोमेस्टिक में निकाल के दे दिया। 370 का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा बदला और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2-3 साल में यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं। पर साइड बाय साइड गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी इनको गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए जो पैकेज ऑफ इंसेंटिव है उसमें उनको थोड़ा सा बेनिफिट। हमारे कई तरह के इंसेंटिव हैं जो न केवल नई यूनिट्स जो आने चाहती हैं जम्मू कश्मीर में, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी वो मिलेगा जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन टेकअप कर रहे हैं। उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन है, GST रिलेटेड इंसेंटिव्स हैं और वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव्स हैं। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई है जिसके तहत ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टेट की अपनी भी स्कीम है जो उन्होंने इसमें लेके आए हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके संग की, वही 21 से 30 पीरियड की, उसमें भी इंडस्ट्रीज को कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे, बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूनिट। गवर्नमेंट एक नए तरह से अपना एक पूरा प्रगति वो बिना पॉलिटिसाइजेशन के इस तरह से वो इश्यूज टेकअप करिए कि यूटी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके और जो भी हमारी छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। बिजनेस के रिलेटेड इश्यूज हैं या कॉमन कंज्यूमर से रिलेटेड इश्यूज हैं, सब तरह पे प्लस ये तो इसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, उन सब पे ऑलराउंड फोकस करके डेवलपमेंट करा जा रहा है। और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर को सुधार जो हुआ है उसका बेनिफिट अभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद बताया कि अब काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं और तो नई उम्मीद जगी है। काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही हैं, टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ गया है। तो ये सब अपने आप में दर्शाता है कि काफ़ी तरह से उसका फ़ायदा हुआ है और आगे और फ़ायदा होगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक मिलिटेंट तंजीम की जानिब से 1 दर्जन से जायद सहाफ़ियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुखबिर होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके नाम शाया कर देने के बाद कई सहाफ़ियों ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम समेत 10 मकामात पर जांच शुरू कर दी है। सहाफ़ियों को हालिया धमकियों के सिलसिले में पुलिस ने अनंतनाग में कुछ सहाफ़ियों के घरों पर भी छापे मारे। मैं आपको बता दें कि ऑनलाइन थ्रेट केस जम्मू कश्मीर पुलिस रेड के हवाले से जर्नलिस्टों को ऑनलाइन धमकी देने के मामले में पुलिस ने 10 जगहों पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है।
कश्मीरी जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकी के मामले में अब पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। आज 10 मकामात पे छापेमारी हुई, कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर में। अकेले श्रीनगर में 5 जगह पुलिस ने छापे मारे। एक साबिका जर्नलिस्ट, एक वकील और एक टीआरएफ कमांडर का घर बताया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ 5 मकामात पे नौगाम, रंगरेट, एचएमटी, रैनावारी और एक और जगह पे छापा पुलिस ने डाला है और पुलिस इस मामले में तेज़ी से इसको आगे बढ़ा रही है और इस पर तहकीकात कर रही है कि आया ये ऑनलाइन धमकियां क्यों आई और कहां से आई। इस मामले पे एक साबिका जर्नलिस्ट का नाम पहले ही लिया गया था जो अभी तुर्की में रह रहा है, उसके घर पे भी आज छापेमारी हुई है। कुल मिला के 5 मकामात पे छापेमारी हुई। इस मामले में पिछले हफ्ते शेरगढ़ी थाने में पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है और अब इस मामले को पुलिस बहुत आगे ले जा रही है क्योंकि इस मामले को लेकर 5 जर्नलिस्ट ने, मकामी जर्नलिस्ट ने पहले ही रिजिग्नेशन दिया है। उन्होंने नौकरियां छोड़ी है क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी, ऑनलाइन धमकियां थी। ये पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। कैमरा पर्सन आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आई लीग में रियल कश्मीर ने राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल को अपने पहले मुकाबले में हरा दिया है। टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में रियल कश्मीर ने राजस्थान यूनाइटेड गोल से शिकस्त दी। इस मौके पर ग्राउंड फुटबॉल शायकीन कचाकच भरा हुआ था। नौजवान शायकीन के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी मैच का मजा लेते दिखाई दिए। कश्मीर में हर तरफ सर्दी, लेकिन यहाँ टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में नहीं। आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के शायकीन किस तरह टीआरसी श्रीनगर में आई लीग का पहला मैच यहाँ पे जो हो रहा है उसको देखने आए हैं। अच्छा खेल रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो होम ग्राउंड है वो रियल कश्मीर है, इसलिए हम रियल कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम राजस्थान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सही कह रहे हैं क्योंकि हम हम ये भी नहीं बोलेंगे राजस्थान अपना गेम खेल रहा है, प्रॉपर गेम खेल रहा है, लेकिन जो रियल कश्मीर है वो उनसे बेहतरीन है, हम ये कहना चाहते हैं, है कि नहीं ऐसा? मेरा नाम जाहिद है और मैं कुपवारा से हूँ। पहली बार आया हूँ एक लाइव मैच रियल कश्मीर का देखने और बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, गेम को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सबसे अच्छी बात है आज दिन के लिए। ये जरूरी हरकत ना गसान अत क्या करो कटोस गिना बदल गई तूफान पूरा हिंदुस्तान से मैंने खेला। जो बेकार होते हैं वही देखते हैं क्रिकेट, क्योंकि ये दिन भर कौन जाएगा देखने के लिए। हमारे यहाँ फुटबॉल है और ये पसंदीदा खेल हमारा ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में अगर कोई खेल पहले नंबर पे है तो वो फुटबॉल ही है। रियल कश्मीर की एक स्किल और दूसरा होम ग्राउंड और होम क्राउड का सपोर्ट। पहले मैच में तगड़ी टीम राजस्थान को 2 गोलों से शिकस्त दे दी। आई लीग की अच्छी शुरुआत जो श्रीनगर से है, हालांकि इसके कई 11 गेमें यहां पे होंगी श्रीनगर में। खेलकूद को फरोग देने और नौजवानों को नशे के बुरे आदत से दूर रखने की गर्ज से डीडीसी मेंबर केमवा एरुमे जान ने इलाके के नौजवानों में क्रिकेट किट्स तकसीम किए। इस मौके पर महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान और दीगर अमला मौजूद रहे। डीडीसी मेंबर ने कई क्रिकेट टीमों में किट्स तकसीम किए। किट्स एक्चुअली ये मैडम ने अपने कैपेक्स बजट में से 9 लाख रुपए सपोर्ट्स को रखा है, यही जान के जो हमारा जो यूथ है ये नशे अजिया, हमारा जो यूथ है ये आगे बढ़े और खेल कूद में भी तवज्जो दे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज जम्मू में इख्तिताम पजीर हुई। चैंपियनशिप में मुल्क भर की 52 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का फाइनल MAM स्टेडियम जम्मू में हुआ। जुगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और जीतने वाली टीमों में तमगे तकसीम किए। गोल्ड जीतने वाली टीमों में बॉयज़ हरियाणा और गर्ल्स राजस्थान की टीमें थी। सिल्वर मेडल पर बॉयज़ राजस्थान और गर्ल्स मगरबी बंगाल ने कब्जा जमाया, जबकि पहली बार बॉयज़ जम्मू कश्मीर और गर्ल्स तमिलनाडु ने कांस्य।
मेहनत की, कोचेस ने भी बड़ी मेहनत की और हमने आज पूरी जान लगा दी खेलने में। और यही कहना चाहता हूँ कि आज बड़ी ज़्यादा खुशी है मुझे। जो टीम का जोर था वो सफल रहा। जो हमारे कोचेस थे राहुल सांगवान जी और संदीप जानी जी और मुकेश कासनिया जी और सोनू जी, सब ने बहुत अच्छा कोचिंग दी और उन सब की वजह से, अब हमारी टीम की वजह से मेडल आया। ये हमारे कोच साहब की वजह से, उन्होंने हमें डे नाइट प्रैक्टिस भी करवाई और इसी कारण से आज हम गोल्ड ले पाए। हम सोच रहे हैं कि आगे हम इंडिया भी जाएं और इंडिया में भी गोल्ड मेडल लेके आएं, हमारी पूरी टीम जाए। हम सब के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो ये नारा है कि भाई सब स्वस्थ रहें और सब खुश रहें, उसी को मद्देनजर रखते हुए खेलो इंडिया के नाते भी उन्होंने तो बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी जम्मू कश्मीर की है और विशेष तौर पर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं, अच्छा है। इससे जो नौजवान हैं उन्हें एक प्रेरणा भी मिलती है और कुछ करने की आशा भी जगती है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में फारसी ज़बान के अहिया की कोशिशों के सिलसिले में आज एक हफ्ते पर मुहित एक तकरीब श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में इख्तिताम पजीर हुई, जहां फारसी के नामवर मुसन्निफ ख्वाजा मोहम्मद अमीन की लिखी गई 11 किताबों समेत तकरीबन 70 से ज़ायद नादिर मखतूतात को नुमाइश के लिए रखा गया। फारसी ज़बान 1889 तक जम्मू कश्मीर में अदालतों और तिजारत की सरकारी ज़बान थी। साथ ही फारसी में बहुत सी सूफियाना शायरी कलम की गई। फारसी मखतूतात की एक नुमाइश ने कश्मीर में तेजी से मादूम होती ज़बान पर रोशनी डाली। ये नुमाइश मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ज़बान को जिंदा करने की कोशिश है। इन मखतूतात में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने का एक क्रोनोग्राम है और श्रीनगर के ताजरों की तरफ से डोगरा महाराजा हरी सिंह को 1923 में तख्त पर फाइज होने पर लिखा गया तहनीयत नामा भी है। बुनियादी तौर पर ये उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जो पर्सनेट कल्चर में घुल मिल गए थे और ऐसे घुल मिल गए थे कि जो भी पिछले 4-5 साल के यहाँ ट्रेडिशंस रहे हैं, यहाँ का काम रहा है लिटरेचर में, पर्शियन ज़बान में, कैलीग्राफी में और लिटरेचर में भी अलग अलग सन्फ, मसलन क्रोनोग्राम्स निकालना, नॉर्मल पोइट्री, सैक्रेड पोइट्री, वो सब का अहाता उन्होंने अपने कलाम में किया है। जो हमारी हैरानगी की, हमें जो हैरानगी हुई वो ये हुई कि एक इसको प्रिजर्व भी करते रहे। पोइट्री का ख़ास तौर से कश्मीर में पर्शियन पोइट्री एक जो है शोहरत रही हमेशा से और यहाँ के जो शायर रहे हैं उनके तो शोहरे आफाक वो बन गए। और जैसे मुल्ला ताहिर गनी जी और इसी तरह से हज़रत शेख याकूब सरफ़ी, फ़ानी वगैरह बहुत सारे ऐसे शायर हैं। और उसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमीन दाराब साहब की जो शायरी है जो ऐसे सुनने में आया है कि वो भी बहुत ही अच्छे दर्जे की है और इससे बहुत अच्छा एक मैसेज गया है यहाँ के नौजवानों में भी और हर तबके के लोगों में। हमें नहीं बट जब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आए, जब दरावू फैमिली के लोग आए, तब हमें ख़ुद नॉलेज हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बिकॉज़ जैसा हम दरावू साहब के बारे में कहते हैं, उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, बट ही वॉज अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल। और आज के दिन में जो हम देखते हैं इतनी डिग्रीज है सबके पास, हम लोग हर कोई सिर्फ भाग रहा है यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया डिग्रीज़ कलेक्ट करने, पीएचडीज़ के लिए, लेकिन इंटेलिजेंस कहीं पे नहीं है। वी डू नॉट नो, हमें रीडिंग स्किल्स हमने खो दिया है। और सारी जो हमारी हिस्ट्री है डिफरेंट पीरियड्स की वो जमा हो रही है। अभी हमारी कल भी बात चल रही है जम्मू से भी जो चीज़ें वगैरह है हमारे, क्योंकि कई हमारे मेंबर्स हैं उनकी जो महाराजा साहब के टाइम की चीज़ें थी, आर्टिफैक्ट्स थे, वो मैक्सिमम जम्मू में रखे उन्होंने। तो उनसे भी हम टाइप कर रहे हैं कि वो ला के होपफुली नेक्स्ट स्प्रिंग में हम पूरा एक रेगुलर फीचर रहेगा एग्जीबिशंस का। और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि स्कूल स्टूडेंट्स इनकी तरफ से एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है इस इवेंट को।
कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कश्मीरी पंडित बरादरी की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वादी कश्मीर दोनों का दौरा किया। टीम ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें मुलाजमीन के ट्रांजिट कैंप के अलावा डिविजनल कमिश्नरों और दीगर पुलिस हुकाम से मुलाकातें की गई। आज उन्होंने पीएम पैकेज मुलाजमीन के मकाम का दौरा किया, जो जम्मू में 192 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और मुलाजमतों को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कि जो सरकार ने एक सर्वाइवल पैकेज को इकोनॉमिक पैकेज, रिहेबिलिटेशन पैकेज का नाम देकर उसको देश को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, उसको लेकर भी डर है, क्योंकि ये एक सर्वाइवल पैकेज था और आपको रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं बना सकते। तो बहुत ही ज़्यादा डर है इस समय वैली में और लोग नहीं रहना चाहते वहाँ, मजबूरियाँ हैं, इस कारण रह रहे हैं और यही समस्या आज हमको देखने को मिल रही है। हमें बच्चों में डर दिखा, हमें औरतों में डर दिखा, हमें माँ बापों में डर दिखा, बहुत ज़्यादा ये और कैंपों से नहीं निकल रहे, एक कैद की ज़िंदगी रह रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे प्रिजन कैंप में आपने रखा है लोगों को। और हॉलोकास्ट में जो कैंप्स होते थे, ठीक है बेटर फैसिलिटीज़ हैं, कैंप ये हैं जिनमें आज हमारे भाई बहन कश्मीर में रह रहे हैं। ये वही परिस्थिति है जो 1990 में थी। कश्मीरी हिंदू समाज 7वीं बार पलायन हुआ कश्मीर में 1990 में, तब तक भी स्कैटर था, अलग अलग गांवों में छोटे छोटे थे। आप सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर ये समाज बिखरा हुआ रहेगा इन ट्रांजिट कैंपों में, इनका सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि आप 2,000, 500, 800 लोगों में कॉर्पोरेटर नहीं चुन सकते, आप एक एम्पावरमेंट की बात कहाँ से करेंगे? आप उसकी कल्चरल आइडेंटिटी की बात, उसकी कंटिन्यूटी की बात कैसे करेंगे? तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन में अगर ये लोग रहते हैं, जो एक आवाज़ हमारे को वहाँ से इस फेवर में आई कि 5 लाख लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए, तब तक कोई इस तरह का दबाव इन लोगों को ना बने, या इनकी डिमांडें जो हैं, जो भी ये लोग बोलते हैं कश्मीर का ट्रांजिट के लोग भी को ये सपोर्ट करते हैं। किसी भी तरीके का मिथक धारणा जो बीच में फैलाई जा रही है कि कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ये प्रोटेस्ट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब एक जस्ट एक मिथक है और इस मिथक का हम पूरी तरह से समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए, टू ब्रिज द गैप। रिपोर्ट गठन करने के बाद सरकार को तो ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, उनको कोई मेरे हिसाब से रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, दे नो द सिचुएशन, वो मूक दर्शक बने हुए हैं रिपोर्ट कश्मीरी हिंदू समाज को लेके। लेकिन हम एक नेशन वाइड कैंपेन इसके बाद इस रिपोर्ट को लेके करेंगे, जहां हम देश के हर प्रांत में लार्जर हिंदू कम्युनिटी के पास जाके ये बताएंगे कि कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ पे हिंदू जेनोसाइड, हिंदू जिहाद, हिंदू और किसी भी ढकोसले में ना रहे, किसी भी संकल्प को पूरे करने के ढकोसले में ना रहे। आज भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो 1990 से पहले हो रहा था। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जुगी का कहना है कि बदलते मौसमी हालात से निपटने और माहौल को साफ रखने के लिए शजरकारी करना जरूरी है। डायरेक्टर ने पुलवामा दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इससे कबल सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी मुहिम शुरू की गई। कश्मीर वैली में तो आप देखते हैं कि जंगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन महकमे की ये कोशिश है कि हम और ज़्यादा प्लांटेशंस लगाएं। इस तरीके की जो खाली ज़मीनें हैं, इस पर लोगों की मदद से, ग्राम पंचायत जो हमारे हैं उनकी मदद से, सरकारी महकमे जितना हो सकता है, जिसके हिस्से में जो आता है, जितनी वो कोशिश कर सकता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो आने वाली ये मौसमी तब्दीली है इसके असरात को कम से कम करें। गुरेज में आज फिर से ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। उधर इंतजामिया ने पहले ही एहतियाती तौर पर बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर वैस अहमद का कहना है कि एक और इजाफी लोडर दस्तियाब रखा गया है ताकि पूरे गुरेज और तुलेल खित्ते में बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई जा सके। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन और मकामी आबादी ने मुतालबा किया कि ब्लॉक में मुस्तकिल बुनियादों पर लोडर को दस्तियाब रखा जाए ताकि आइंदा बर्फ हटाने का काम जल्द मुकम्मल हो और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर अपील करता हूं, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि हमें यहाँ गुलाब बख्तौर में जो है एनटीपीएससी हॉस्पिटल जो दूर है
यहाँ पर हम कट ऑफ रहते हैं। ये जो अंदरूनी रोड्स है इसके लिए हमें हर साल डोज़र आता था यहाँ पर, लेकिन मैग्नेमाइज के बाद यहाँ पर अभी उसको चलने की गुंजाइश नहीं है। तो हम डीसी साहब से और एसडीएम साहब से अपील करते हैं कि यहाँ पर लोडर को परमानेंट ही रखा जाए। हम नहीं कहते इस वक्त हमको हेली चाहिए या बख्तौर का रोड ओपन चाहिए। उस वक्त में जब 2-3 फुट बर्फ़ गिरती है तो दावा से यहाँ आने तक इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, कम से कम 5-6 दिन तो लग ही लग जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने भी गुजारिश की थी, तो अगर इनके तो लगभग मैं समझता हूँ ये हमारी गरीब परवरी होगी यहाँ पर। देखें, जो हमारी मशीनरी वहाँ पे रहती थी उसमें और एडिशन हुआ है, जैसा कि हमारी डिमांड रही है और गवर्नमेंट ने इसमें मदद की है। हमारा एक जो लोडर है वो एक एडिशनल वहाँ पे आया है, जिससे स्नो क्लियरेंस हमारा और जल्दी हो पाएगा। और क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमारी रोड लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई है, तो उस लिहाज से भी बेटर होगा। लास्ट टाइम भी ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जो टर्मिनल एंड है तुलेल का, जो कि हमारा चकवाली विलेज है, उससे जस्ट थोड़ा शॉर्ट गुजरान तक हम वहाँ क्लियरेंस कर पाए थे। हमारी उम्मीद है कि इस बार हम और आगे तक जा पाएंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मसल में अल्मोड़ा पोस्ट फौज पार्टी बर्फानी तोते की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। अगरचे फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तीनों बहादुर फौजी शहीद हो गए और फर्ज की अदायगी में अपनी जान कुर्बान कर दी। जनूबी कश्मीर में पीडीपी की लीडरशिप ने आज टाउन हॉल कुलगाम में एक बंद दरवाजा मीटिंग मुनक्किद की। इजलास में अब्दुल रहमान वीरी, मोहम्मद सरताज मदनी, अब्दुल गफ्फार सोफी, मोहम्मद अमीन डार समेत दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। मीटिंग में आइंदा होने वाली यूथ कॉन्फ्रेंस और पार्टी के दीगर मामलात बातचीत की गई। पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से अभी कोई बात नहीं की गई, ताहम पार्टी को मजबूत बनाने और दीगर मामलात ज़ेर गौर लाए गए। मीटिंग थी, इंडोर मीटिंग थी, क्लोज डोर मीटिंग थी। इसमें 2 अहम पहलू थे। एक ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा तैयारी है उस पे बात हो गई, तंजीम साजी के बारे में, तंजीम को कैसे मजबूत किया जाए। और दूसरी ये थी कि 27 तारीख को जो यूथ कन्वेंशन है श्रीनगर में पीडीपी का, यूथ पीडीपी का, उसके सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लिया गया इस मीटिंग में। या साउथ कश्मीर के जो सियासी मामला प्रॉब्लम्स है या लोगों के जो मसाइल उस बारे में बातचीत हुई। अच्छी मामलात है, इक्तिसादी हालात हैं जो यहाँ प्रॉब्लम्स लोगों के, उस बारे में भी तबादला। सर, क्या अगर इंतखाबात हुए? कश्मीर के जिला डोडा में महराज खालिद बांडे ने महकमे रेवेन्यू पर बदनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने महकमे के हुकाम पर इल्जाम लगाया कि महकमे के मुलाजमीन उनकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे फर्द को दिया है जिसके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने महकमे के अमले पर जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने का भी इल्जाम लगाया है। आरटीआई मैंने डीसी ऑफिस में डाली, वहाँ पे भी उन लोगों ने जो है मेरी आरटीआई को जो है उसको गायब किया। वहाँ से पूरा रिकॉर्ड क्या कहते हैं रजिस्ट्री करके आरटीआई भेजी थी। वहाँ से जब मैंने उनको बताया, फिर जाके उन लोगों ने मुझे वो आरटीआई का जवाब दिया, नहीं तो उन्हें वो आरटीआई भी जो है वो गायब की थी। आरटीआई में उन्होंने बता दिया है, एक बंदे का नाम दिया है, उसको 9,488 रुपये का मुआवजा फाइनल अवार्ड की जो है, ये कापी मैंने आपको दिखाई, ये फाइनल अवार्ड है। तो इसमें उन्होंने 9,488 रुपये, इसको कैसे इसके नाम का मुआवजा बना। अनंतनाग के पोशनाड़ी छतरगुल इलाके में म्युनिसिपल सेक्रेटरी की जानिब से मुबैना तौर पर दरिया में बैतुल-खुला की गलाजत डालने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने इस सिलसिले में फिलहाल अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों के मुताबिक इस दरिया से शांगस के मुतादिद इलाकों को पीने का पानी फराहम किया जाता है और दरिया को आलूदा करने से लोगों में बीमारी फूटने का खदशा लाहक है। लोगों ने दरिया को गंदा करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर बीएमओ शांगस ने लोगों से पानी उबाल कर इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि मजीद जांच के लिए पानी के नमूने भी हासिल किए गए हैं। म्युनिसिपलिटी वाले योर पता सह खस गोनिक लट योर सा गाड़ी ये रात योर ये दुख मशीन मे वो बन कन बह जाना ड्राइवर ते मे वो ड्राइवर ते गर वोल ते गसन अथ सो होय वत ड्राइवर वत क्या गर वोल ते गसन अथ रात कुत ये या कुन टंकी मन त्रो क्या बलाई खोट लगो मोकरियर त्रोक दरियावस मन उतरा 12 बज रात ये जिरात जलबट जिरातस मन यमो प्रेस्टल वाले वन
सो मलबो वलबो तम डाइपर वाइपर आ गाड़ी अमिस मकानस सत त्रोक पत द्राय तम चल वुच यह गलत गसन यह गोस गसन यमन गस जबरदस्त कानूनी कार्रवाई गस यहंद खतर। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि साबिक फौजियों के लिए हर कर रही है और उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों के जुमरे में लाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वीर नारियों के लिए भी सरकार मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सैनिक कल्याण बोर्ड जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल मदद इसमें करता है। ज़िला इंतज़ामिया के माध्यम से जो भी हमारी अलग अलग स्कीम्स है पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, जैसे आप PMEGP जानते हैं या फिर हमारे स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें जानते हैं, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्विसमैन जो है उनको किस प्रकार से एक रीज़नेबल और री-एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको एक ज़राया मिल जाए आमदनी का, और उसी के साथ साथ जो विडोज़ हैं उनको भी किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, ये भी। श्रीनगर के डलगेट इलाके में बोशवा राशन घाट से तकसीम किए गए चावल में प्लास्टिक के चावल की मिलावट की शिकायत सामने आई है। मकामी अवाम ने हुकूमत पर अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया है। उधर डायरेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मकामी अवाम के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने बताया कि चावल में प्लास्टिक का चावल नहीं मिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B वाले चावल मिलाए गए हैं, इसलिए ये चावल के दाने अलग दिखाई दे रहे हैं। ये चावल खाने से अवाम को कोई नुकसान नहीं होगा। महकमे की वजाहत के बाद लोगों ने कहा कि महकमे को चाहिए कि अवाम को किसी भी उलझन और गलत फहमी से बचाने के लिए इसकी इत्तला मीडिया को दें। ये बुथ ये क्या यह सोरे बुथ अत बह गईस अमिस मिस तलब भला लगे यह दिन नजर यह क्या दोपन यह प्लास्टिक मे दोप बह क्या दिम यह शुरन खुन अम खुद न खुन त्रा बह तेल चारन रान क्या बह क्या दिम शुरन यह खुन इतन खराबी गई, मगर यह गवर्नमेंट करान तहकीकत तल बह कित पक बह क्या कर लुकन सतन कित वर्ताब लुकन सह झूठ है ये। आप अनसुपट देख लीजिए अनसुपट क्या निकल गया इस बेचारी ने चावल लाया डिपो से, बिछवाड़ा डिपो से, आप देखिए क्या निकल गया इसमें से। ये एलिगेशन हमें 2 साल से मिल रही है। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हैं जो कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कुपवाड़ा और बारामूला, वहाँ 1 साल से चल रहा है। तो ये कोई प्लास्टिक नहीं है, इसमें सिर्फ ये 1% हम मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, एक फोलिक एसिड होता है, आयरन और विटामिन B12 है, तो ताकि ये एनीमिया न हो जाए या खून की कमी न हो जाए। तो ये 1% होता है। एक बोरी में मानो अगर 1 क्विंटल की राइस है तो इसमें 1 किलो हम डालते हैं। इसमें कोई प्लास्टिक राइस नहीं है, ये अच्छा राइस है और ये सेहत के लिए अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हर साल की तरह इस साल भी जम्मू में गर्म मलबूसात की फरोख्त अरूज पर है। जम्मू में मौसम सरमा में हर साल गर्म मलबूसात का बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में कश्मीर और जम्मू के नौजवान इस तिजारत में खुद को मशगूल करते हैं। इस मार्केट में हर किस्म के गर्म कपड़े सस्ते दामों में दस्तयाब होते हैं। नवंबर के दौरान बाजारों में जबरदस्त हुजूम देखने को मिलता है और ग्राहक खरीदारी करते नजर आते हैं। वहीं मेंढर कस्बे में सड़क पर जगह जगह गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां खड़ी करने से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक मेंढर कस्बे में निजी गाड़ी मालकान गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बेबस नजर आ रहे हैं। और ट्राल में नाबार्ड के तहत तकरीबन 15 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इस सिलसिले में आज चीफ इंजीनियर R&B रफीक अहमद रफीक ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद के हमरा ट्राल के कई इलाकों का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि इलाके में चल रहे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। नौजवानों के देरना मुतालबे को पूरा करने की तरफ एक कदम उठाते हुए DC चेयरपर्सन पुंछ ताजीम अख्तर ने आज मंडी तहसील के गाँव सेखलू में मिनी स्टेडियम की तामीर के काम का आगाज किया। मंडी में यह पहला मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा जिसमें मंडी के तकरीबन 30,000 नौजवानों को खेलकूद की सहूलत मिलेगी।
हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव का मुशाहिदा करता है। कुछ लोग मुश्किल वक्त से गुजरते हुए उम्मीद खो देते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। ऐसे ही एक नौजवान स्पोर्ट्समैन पैरा एथलीट चंदीप सिंह है, जिन्होंने अपने मुस्बत नुक्ते नजर से सिर्फ आगे बढ़े बल्कि पूरे मुल्क का आलमी सतह पर सर फख्र से बुलंद किया। पेश है मनोज कौल की खास रिपोर्ट। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले चंदीप सिंह 11 साल पहले बिजली का करंट लगने से अपने दोनों ऊपरी आज़ा से महरूम हो गए थे। उन्होंने इस सानहे का मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी। चंदीप सिंह ने अपनी जिंदगी में कुछ मुनफर्द करने का फैसला किया। हादसे से पहले चंदीप सिंह अपने स्कूल की टीम के गोलकीपर हुआ करते थे, इसलिए वो खेल के मैदान में आगे बढ़ना चाहते। शुरू में चंदीप सिंह ने स्केटिंग में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और फिर उन्होंने अपनी तवज्जो ताइक्वांडो की तरफ मबजूल की। कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों को साबित करने के बाद पैरा एथलीट मनदीप सिंह ने 2018 में बैनुल अक़वामी पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 4 गोल्ड और 1 कांसे का तमगा हासिल किया। उनकी आलमी रैंकिंग 3रे नंबर पर थी। उनकी कामयाबी यहीं नहीं रुकी। चंदीप सिंह ने 2019 में पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की और चांदी का तमगा जीता। इस तरह वो पहले पैरा एथलीट बन गए जिन्होंने पैरा ताइक्वांडो में हिंदुस्तान के लिए तमगा हासिल किया। बेसिकली जो चीज़ में पे बड़ी चीज़ें फोकस करती हैं। फिज़िकल के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो जो मैं अपना मेंटल हेल्थ है मैं उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। अगर एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसको एक चीज़ की तरफ फोकस करूँ। जैसे कि अगर सुबह मेरा स्विमिंग का सेशन है तो उस टाइम खाली स्विमिंग पर फोकस होगा रादर देन टाइक्वांडो। अगर शाम को मैं टाइक्वांडो कर रहा हूँ तो सुबह वाली कोई बात नहीं होगी कि स्विमिंग की है। ये है कि दोनों एक दूसरे को मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्विमिंग मेरे को पावर भी बिल्ड करती है, स्टेमिना भी बिल्ड करता है, मेरे लंग्स कैपेसिटी इन्हांस करवाता है। और साथ ही में जो टाइक्वांडो उसमें बहुत सारी लेग्स की एक्सरसाइज होती हैं, जितना लेग पावर जिससे लेग पावर इंक्रीज करती है, तो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे भी करते हैं। पैरा ताइक्वांडो के अलावा चंदीप सिंह ने पैरा स्विमिंग की भी कोशिश की। उन्होंने 2021 में आलमी पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की और चांदी का तमगा हासिल किया। चंदीप सिंह ने हाल ही में गुवाहाटी में मुनक्किदा पैरा स्विमिंग में 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा हासिल किया। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा ताइक्वांडो और पैरा स्विमिंग को बैक वक्त अपनाने से उनकी कारकर्दगी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको किसी चीज़ की भूख नहीं होती। अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करे उसको है कि थोड़ा अप्रिसिएशन उसको मिले, उसको कोई रिकॉग्नाइज करे, उसको मोटिवेट करते हैं कि अगली बारी और अच्छा करे। तो वो सिचुएशनें चेंज हो रही हैं। चंदीप सिंह कहते हैं कि खेलों की सरगर्मियां माजी के मुकाबले ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत अब खेलों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। सारा कुछ जितना फंडिंग भी आ रही है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स को बूम मिलेगा JNK में और सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। चंदीप सिंह का कहना है कि जो लोग मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद उम्मीद खो देते हैं, उन्हें इस मनफी सोच से बाहर आने और आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। सफ़र में सफ़र करना है, सफ़रिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना, ये चॉइस टोटली उनके हाथ में है कि जिस आप सफ़र में निकले हैं ज़िंदगी के, अगर आप उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेंगे ना तो वो सफ़र बड़ा अच्छा निकलेगा ज़िंदगी का। बट अगर उसको कोसते रहेंगे कि अगर मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो आपका कठिनाइयों भरा पूरा ज़िंदगी निकल जाएगी। तो बेटर है कि उसको एक पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आपके अलावा कोई, आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, कोई आपकी, अगर आप विलिंग नहीं है उसको चेंज करने के लिए, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ सराउंडिंग्स पॉजिटिव होंगी आपके आसपास। पैरा एथलीट चंदीप सिंह जैसे लोग उन नौजवानों के लिए एक तहरीक हैं जो बाज मौके पर हिम्मत हार जाते हैं, इसी वजह से आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं। नौजवानों के लिए चंदीप मशाल राह हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेल समेत दीगर सरगर्मियों में आगे आकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।